अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम टीचिंग पोस्ट जितने भी एनटीएस के थ्रू एडवर्टाइज हुई हैं और उसके जितने भी पेपर्स हुए हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स की, जिसमें सीटी पीटी डीएम एसएसटी ये सारे पोस्ट जितने भी पोस्ट है उसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आज से हम सोशल स्टडी जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं एनटीएस के पास्ट पेपर्स में उसको हम आज से डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले वाला एमसीक्यूज है द रिलीजन ऑफ दीन इलाही वाज इन्फोर्स इन डैश एडी। सबसे पहले आपको इस लफ्ज़ से कुछ ना कुछ याद आएगा कि दीन इलाही ये एक मज़हब था जिसको बनाया हुआ था अकबर ने। अकबर कौन था? अकबर एक मुगल बादशाह था। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं कि दीन इलाही की फाउंडेशन किसने की थी? अकबर ने। कब की थी? 1882 में। मुगल्स 1526 से लेकर 1857 तक इसने हुकूमत की है सब कॉन्टिनेंट पे, जिसमें टोटल 331 साल हैं और इस दौरान 19 रूलर्स रहे हैं मुगल की। इनिशियल मुगल रूलर जो हैं उसके लिए एक शॉर्टकट अपने दिमाग में याद रखना है, बहाज सो। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फिर इसके जो मशहूर बादशाह है उसके मकबरों के बारे में ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं कि उसके मकबरे कहाँ पे हैं। इसमें मैंने तकरीबन 4-5 डिस्कस किए हुए हैं कि बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर शाहदरा में है, और आखिरी जो लास्ट वन मुगल एम्परर था वो था बहादुर शाह जफर, जिसका मकबरा रंगून में है। और उसी के सामने उसके 4 बेटों की सर उड़ाई गई थी। किसने? अंग्रेजों ने। चलते हैं दूसरे एमसीक्यूज की तरफ। दूसरा एमसीक्यूज है द कलेक्शन एंड डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल लेटर्स वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश ड्यूरिंग मुगल्स। जिस तरह के आजकल में मुख्तलिफ किस्म के महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तो मुगल दौर के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स थी उसमें कौन सा डिपार्टमेंट था जिसमें ऑफिशियल लेटर्स को डिलीवर करने और उसको कलेक्ट करने के लिए कौन सा वाला महकमा इस्तेमाल होता था? वो था दीवान बरीद। 3 नंबर है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। जलजले को नापने के लिए मंदरज झेल में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है? वो है सीज्मोग्राफ। इसमें 4 दिए हुए हैं, हाइग्रोमीटर, सीज्मोमीटर, बेरोमीटर, थर्मोमीटर। इसके जो शॉर्टकट है वो अपने साथ याद रखने हैं। पहले वाला क्या है? हाइग्रो। हाइग्रो केम फ्रॉम द वर्ड हाइड्रोजन and hydrogen present in water whose formula is H2O. So water अगर एयर में वेपर्स की शक्ल में मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। लिहाजा हाइग्रोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन एयर। क्लियर? अगला है सीज्मोमीटर। Seismometer is used to measure the earthquake. Yeah, seismometer or seismograph. These are the 2 instruments used to measure the intensity of earthquake. Earthquake को नापने के लिए 2 किस्म के इंस्ट्रूमेंट है, एक है सीज्मोग्राफ, दूसरा है सीज्मोमीटर। अगला वाला क्या है? बेरोमीटर। फर्स्ट वन लफ्ज है बेरो। बेरो कम्स फ्रॉम बार। अक्सर आप सीएनजी स्टेशन पे चलते हैं कि प्रेशर क्या है, तो वो कहते हैं कि 180 या 220 बार है।
तो एक्चुअली बार क्या चीज है? बार आपको शो कर रहा है क्या चीज? प्रेशर। किस चीज की? गैस की। गैस का प्रेशर। लिहाजा बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और द गैसियस एलिमेंट्स प्रेशर। आगे है, विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज आल्सो नोन एज नाइफ? क्रस्ट, मेंटल, इंटरनल कोर, एक्सटर्नल कोर। नाइफ की डिफिनेशन कुछ इस तरह है कि द इंटरनल कोर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नाइफ। सो नाइफ किसको कहते हैं? इंटरनल कोर को। अर्थ को मेनली तीन कोर्स में, तीन हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। इस एक को कहते हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट actually consists the solid rocks, the land या the outside। अर्थ की जो अपर पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट के बाद मेंटल आता है। मेंटल में क्या है? डेंस हॉट आयरन एंड मैग्नीशियम रिच सॉल्ट्स। आगे है कोर। लेट सपोज आपके पास अर्थ है। अर्थ की जो आउटर लेयर है उसको कहते हैं क्रस्ट। उसके बाद ये वाला पोर्शन, उसके बाद है मेंटल और ये वाला कोर है। तो फिर कोर में दो है, एक है आउटर और एक है इनर। सो इंटरनल कोर को हम क्या कहते हैं? नाइफ। आगे चलते हैं। The Rohillas came from रोहिलखंड ड्यूरिंग डेज सेंचुरीज। रोहिलास एक कबीला है पश्तून्स का जो कि इस इलाके में आया हुआ था। ये कौन से सेंचुरी में आया हुआ था? ये था 17th and 18th सेंचुरी। सही है, चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। When sun and moon are perpendicular to each other with reference to earth, the resultant tides are। अच्छा, इसको आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि हमारे पास यहाँ पे तीन बॉडीज हैं। एक है सन, दूसरा है मून, अगला है अर्थ। आपको कह रहे हैं कि अगर सन और मून अर्थ के मुताबिक क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो उसमें कौन सी टाइड्स क्रिएट होती हैं? टाइड्स किस वजह से क्रिएट होती हैं? एक तरफ है सन, ठीक है, सन के सामने क्या है? अर्थ, और ये अर्थ सन के गिर्द घूमता है और फिर इस अर्थ के गिर्द मून घूमता है। सही है, तो ये सन अर्थ पे फोर्स अप्लाई करता है, पुल करता है, और ये मून भी इस अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। सो अर्थ के अपर सरफेस पे क्या है? ओशंस है। तो ओशंस के लेयर्स को वो क्या करते हैं? सन और मून दोनों पुल करते हैं। जब ये पुल करते हैं तो ये क्या क्रिएट होती है? टाइड्स। टाइड्स मीन लहरें, पानी की लहरें। सो हमारे पास टाइड्स मुख्तलिफ किस्म की हैं, जिसमें आती है मूड टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स, डेली टाइड्स, नीप टाइड्स। यहां पे आप देख लें कि सन के गिर्द अर्थ एक खास रेडियस पे ये घूमते हैं, एक खास सर्कल में। फिर वही मून अर्थ के गिर्द घूमती है। सही है, अगर सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में हो या अलाइंड हो तो इसकी दो कंडीशंस हो सकती है, इसकी दो सूरतें हो सकती है। एक ये हो सकती है कि मून, अर्थ और सन की पोजीशन इस तरह हो सकती है कि अर्थ सन और मून के दरमियान हो, और दूसरी हालत क्या हो सकती है कि ये मून यहां से मूव होके यहां पे आ जाए, जिस तरह ये किया हुआ है कि ये सन और अर्थ के दरमियान कौन सा वाला बॉडी आ गई है? मून।
सही है। तो ये दो सूरतें आ सकती हैं, लेकिन ये कौन सी सूरत है कि ये दोनों अलाइंड है और एंगल क्या है 0 डिग्री। सही है। आपने पढ़ा हुआ होगा लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स। इस सूरत में अर्थ, अगर आप अर्थ पे मौजूद हो और इस मून को आप देखें तो आपको मून फुल ब्राइट नजर आएगा, तो इसको कहते हैं लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन अर्थ केम्स बिटवीन सन एंड मून। अगला वाला कंडीशन क्या है कि अगर ये मून इस तरह हरकत करके यहां पे आ जाए, सन और अर्थ के दरमियान अगर मून आ जाए तो ये मून आपको बिल्कुल डार्क नजर आएगा। अगर आप इस मून को अर्थ से देखेंगे तो ये आपको फुल टाइम डार्क नजर आएगा। इसको कहते हैं सोलर इक्लिप्स। सही है। अगर ये एक लाइन में हो तो सन पुल ऑन अर्थ और मून पुल ऑन अर्थ दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। अगर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो क्रिएट्स हाई टाइड्स। तो ये क्या क्या क्रिएट करते हैं, एक हाई टाइड्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि फोर्स डबल हो जाती है। तो इस वजह से जो टाइड्स पैदा होती है उसको हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। सही है। इसमें एक और, ये तो लीनियर है। अब चलते हैं परपेंडिकुलर की तरफ। अगर अर्थ के मुताबिक ये अर्थ है और ये मून यहां पे हो, ये अर्थ है, मून यहां पे हो और सन यहां पे हो, तो ये क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सन और मून दोनों कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। सो अगर 90 डिग्री पे हो तो उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। सही है। जब ये परपेंडिकुलर हो तो इस हालत में कौन सी टाइड्स क्रिएट होती हैं, नीफ टाइड्स क्रिएट होती हैं। ये वाला क्या है, ये जब पैरेलल हो, सन अर्थ मून पैरेलल हो, इस हालत में हो या इस हालत में हो, दोनों हालत में ये दोनों, इसकी कुव्वत और इसकी कुव्वत अर्थ पे, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और मैक्सिमम फोर्स क्रिएट होती है, जिसकी वजह से ज्यादा टाइड्स पैदा होती है। इसको हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। और जब ये सन और मून आर परपेंडिकुलर टू द अर्थ, द रिजल्टेंट टाइड्स आर नीव्स टाइड्स। सही है। अब चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। अगला एमसीक्यूज है द सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक लेड द फाउंडेशन ऑफ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदरजैल 4 ऑप्शन में कौन से बिल्डिंग की फाउंडेशन की हुई थी। पहला है जहांपना मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम, एंड सी ऑप्शन इज कुतुब मीनार, एंड द डी वन इज तुगलक फोर्ट। एक कौन सा ऑप्शन है, कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक के मुतालिक एक और एमसीक्यूज जो आते हैं कि वो कौन से डायनेस्टी से था, तो वो स्लेव डायनेस्टी से था। और कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड व्हाइल प्लेइंग पोलो, पोलो खेलते हुए वो मरा था। अगला एमसीक्यूज है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ इक्विलेटरल रीजन इज डैश डिग्री सेंटीग्रेड। जिस तरह आप जानते हैं कि ये लाइन क्या है, ये इक्वेटर है और ऊपर और नीचे ये नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं अर्थ की। तो ये इस इक्वेटर लाइन पे मौजूद जितने भी ममालिक हैं या जितने भी रीजन्स हैं उसकी टेम्परेचर एवरेज क्या है, वो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला एमसीक्यूज है द ब्रिटिश गवर्नमेंट had introduced for the first time the system of diarecy in the provinces in Indian Act। ये 4 तकरीबन बहुत से एक्ट ब्रिटिश ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हुए थे, लेकिन जो मेन एक्ट्स हैं उसमें ये 1919 एक्ट अंग्रेज़ों ने मुतारिफ करवाया था सब कॉन्टिनेंट में, 1892 का था, 1909 और 1935 का। इन सारे एक्ट से कुछ खास बातें इस तरह है कि जिससे एमसीक्यूज पेपर में आते हैं। डायरेसी क्या है, डायरेसी मीन डुअल सिस्टम ऑफ
लेजिस्लेटर, जिस तरह के हमारा एक सूबाई हुकूमत होती है और एक होती है वफाकी हुकूमत, तो ये भी डुअल सिस्टम है। और अगर ये फेडरेशन लेवल पे हो, फेडरेशन मीन सिंगल ओनली, क्या कहते हैं उसको, कि सिर्फ वफाकी हुकूमत हो या सदारती निज़ाम हो, उसको कहते हैं क्या, फेडरेशन सिस्टम। सो ये डायरेसी या डुअल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया हुआ था कौन से वाले एक्ट में, 1919, 1892, 1909 या 1935 में? ये 1919 में। अच्छा, ये मंदर जिजेल कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एक्ट्स के लिहाज से कि ब्रिटिश ने जितने भी एक्ट्स या रिफॉर्म्स नाफिज किए हुए थे फॉर द गवर्नेंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट, पहले वाला था 1919 एक्ट। इसके एमसीक्यूज बहुत आते हैं, 1909, 1919 और 1935 एक्ट। 1909 एक्ट में मेन पॉइंट क्या है कि इसको हम मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। 1909 के एक्ट को मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। और इसमें 1909 एक्ट में फर्स्ट टाइम इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन द गवर्नेंस, पहली मर्तबा गवर्नेंस में इंडियंस को हिस्सा दिया गया। और इसी 1909 एक्ट में, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, कि मुसलमानों को अलग इलेक्टोरेट का हक दिया गया कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये था कि मुसलमानों से वोट लेंगे मुस्लिम रहनुमा और हिंदुओं से वोट लेंगे हिंदू रहनुमा, या जितने भी मुस्लिम सीट्स हैं, मुस्लिम सीट्स पे सिर्फ वोट कर सकेंगे मुसलमान और हिंदू सीट्स पे वोट कर सकेंगे हिंदू। सही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेपरेट इलेक्टोरेट कब मिला मुसलमानों को? 1909 एक्ट में। मिंटो मार्ले इस्लाहात कौन से हैं? 1909 में। अगला है 1919। 1919 एक्ट को हम कहते हैं रिवॉल्ट एक्ट। उस वक्त वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और 1919 एक्ट में डायरेसी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ था, या डुअल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया हुआ था। 1935 एक्ट में दो मेन अहम चीज़ें हुई थी। नंबर फर्स्ट, तमाम जितना भी कंट्री था, सब कॉन्टिनेंट था, उसको 11 प्रोविंसेस में तकसीम किया हुआ था। और नंबर दो, उसने डुअल सिस्टम को ख़त्म किया और इंडिया में फेडरेशन ऑफ इंडिया को या फेडरेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इसी 1935 एक्ट के बुनियाद पे 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए थे 1935 में। अगला एमसीक्यूज है, द एंसेस्टर्स ऑफ नूरजहां केम फ्रॉम पर्शिया, टर्क, चाइना एंड अफगानिस्तान। द ऑप्शन इज पर्शिया। अगला वाला एमसीक्यूज है कि सर सैयद अहमद खान फाउंडेड एमएओ हाई स्कूल इन मई 1875, मई 1874, जून 1875 एंड जून 1875। तो करेक्ट ऑप्शन है मई 1875। आपको तो ईयर याद होगा कि एमएओ को हाई स्कूल कब बनाया गया? 1875। अगर आपने माँ को याद रखना हो तो इस 5 से आपने याद रखना है कि 5th मंथ कौन सा है? मई। सो मई 1875 में एमएओ को हाई स्कूल बनाया गया। इससे रिलेटेड 2-3 एमसीक्यूज और भी आए हुए हैं पिछले वाले पेपर्स में कि एमएओ को हाई स्कूल कब बनाया? मई 1875 में। 2 साल बाद कॉलेज स्टेटस दिया गया 1877 में, और इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस 1920 में दिया गया। अच्छा, 1875 में हाई स्कूल, 1877 में कॉलेज का स्टेटस दिया गया और 1920 में ये यूनिवर्सिटी बन गई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद किसने रखा हुआ था? सर सैयद अहमद खान ने, जो कि पैदा हुआ था 1817 में दिल्ली में और वफात पा गया था 1898 अलीगढ़ में। That's all for today, and thank you for having your time. Allah Hafiz.